हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं प्रतिमा सांकला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रतिमा सांकला। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये थर्ड ग्रेड में मेन इंपॉर्टेंट रहा है टॉपिक। हमेशा से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी दो मिनिमम मान सकते हो। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 143। अगर आपने पहले थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था 2023-22 में, तो ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल में पूछा गया था कि रिधिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, तो वो समायोजन का कौन सा तंत्र है? तो इसमें बताया गया था, इसका आंसर था अवसाद। इसी तरह मैं आपको और क्वेश्चन बताती हूँ इससे रिलेटेड, जो समायोजन तंत्र से पूछे गए हैं, समायोजन वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, माता पिता की नकारात्मक मनोवृत्ति के लक्ष्य पर नहीं पहुंचने की कुंठा क्या? यानी माता पिता की नकारात्मक जो मनोवृत्ति है, उसकी वजह से लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे, तो उस कुंठा पहुंचने की वो कुंठा क्या कहलाती है? वो कहलाती है पर्यावरणीय कुंठा। सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होते हैं, परंतु सभी तरह से कुंठा के से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता। ये क्या है? कुंठा आक्रामकता प्राकल्पना कहलाता है। साफ सुथरा व चीजों को व्यवस्थित रखने की चिंता किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देती है? फ्राइड के अनुसार इन्हें कहा है बुधावस्था। समायोजन कुसमायोजन का कारण नहीं हो सकता। कुंठा शारीरिक बनावट और गरीबी, इसकी वजह से कुसमायोजन उत्पन्न होता है, लेकिन भागने की प्रवृत्ति से नहीं हो सकता। इसमें अगला दे रखा है, निर्देशन के बारे में क्या सही है? निर्देशन के संबंधित कौन सी चीजें सही है? देखिए, हम देखते हैं। सॉरी, इसमें 5 वाला क्वेश्चन पूरा थोड़ा सा कट गया। हाँ है। इस निर्देशन से संबंधित कौन से लक्ष्य सही हैं? तो निर्देशन जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। शैक्षणिक निर्देशन ध्यान, आदत और समायोजन में सहायक है। निर्देशन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत होता है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि परामर्श के बारे में सही है। परामर्श के बारे में क्या सही है? परामर्श अंत क्रिया प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परामर्शी जीवन में परिवर्तन करता है, या परामर्श सतत जीवन जो निषेधात्मक, उपचारात्मक, निरोधात्मक व उपचारात्मक होता है। परामर्श 4 अवस्था के रूप में संबंध स्थापित करता है, समस्या खोजता है, खोजबीन, समस्या समाधान, समायोजन के रूप में, ये समापन के रूप में होता है। तो सभी परामर्श के बारे में सही है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों को का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तादात्म्यकरण कहलाता है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, वह युक्ति क्या कहलाती है? उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। यानी कि वो क्या कर रहा है? विकलांग है, तो वो प्रथम आके अपनी जो क्षति है उसकी पूर्ति कर रहा है। समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। किशोरों में द्वंद्व उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है? अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे के गुणों का अनुकरण करना तादात्म्यकरण कहलाता है। समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? संतुलन, समाज के अन्य व्यक्तियों पर ध्यान और संतुष्टि से सुख होता है। तनाव कम करने के की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तनाव कम करने के लक्ष्य का प्रतिस्थापन विधि है। बाधा का विनाश और व्याख्या व निर्णय है। दिवा स्वप्न नहीं है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? अपराधी बालक में सर्वाधिक पाई जाती है। बालकों में भय की भावना को दूर करने में उपयोगी क्या है? आत्मविश्वास पैदा करना। जब व्यक्ति तनाव के कारण अपने आदिम रूप में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमायोजित बालक का लक्षण क्या है? कुसमायोजित बालक विद्यालय से भागना पसंद करता है, एकांतवास होता है और आक्रमणकारी व्यवहार करता है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एक समायोजित व्यक्ति कैसा होता है? एक उत्तरदायित्व की स्वीकृति होती है, उचित स्वयं का प्रदर्शन भी करता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना। ये तो समायोजित व्यक्ति। लेकिन कुसमायोजित व्यक्ति उद्देश्यों का प्रदर्शन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंह में राम बगल में छोरी मुंह में राम बगल में छोरी प्रतिरक्षा युक्ति है प्रतिक्रिया निर्माण में। कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? दमनात्मक नहीं होना चाहिए। यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दिखाना नकारात्मक व्यवहार है। ये हमने समायोजन टॉपिक से जितने ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो पढ़े। अब हम देखेंगे समायोजन टॉपिक को पूरे विस्तार से, ओनली फॉर नोट्स रूप में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं समायोजन और कुसमायोजन, जो थर्ड ग्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समायोजन और कुसमायोजन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रक्षात्मक तंत्र पढ़ेंगे, अर्थ और प्रकृति पढ़ेंगे, इसके कारण और कुसमायोजन के लक्षण पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इसके रक्षात्मक तंत्र में से पूछा जाता है हर बार, यानी कि चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। समायोजन कुसमायोजन की रक्षात्मक जो तंत्र दे रखे हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद समायोजन और कुसमायोजन के कारण क्या, उसका एक क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन फिक्स है थर्ड ग्रेड में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं समायोजन और कुसमायोजन को टॉपिक को। अब इसकी कुछ डेफिनेशन दी है कुछ लेखकों ने, जैसे कि गेट्स और अन्य ने क्या परिभाषा बताई है समायोजन और कुसमायोजन के बारे में। यानी समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी गेट्स व अन्य क्या कहता है कि समायोजन क्या है? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण में संतुलन स्थापित करता है। याद रखना है, गेट्स और अन्य ने क्या कहा है कि समायोजन क्या है? समायोजन एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। याद रखना है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच समायोजन स्थापित करता है। तो वो किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने कहा है। ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा दी है बोरिंग और सेफर ने। बोरिंग और सेफर क्या कहता है समायोजन को समायोजन के बारे में? कि समायोजन एक प्रक्रिया है। समायोजन एक प्रक्रिया है, किसने कहा? बोरिंग और सेफर ने, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। बोरिंग और सेफर ने तो ये कहा है कि ये एक प्रक्रिया है,
ठीक है, समायोजन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ है ना, उनमें संतुलन स्थापित कर रहा है, ठीक है? यानी कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन कायम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? समायोजन। उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने क्या कहा है कि समायोजन एक प्रक्रिया है। स्ट्रिंग ने भी यही कहा कि समायोजन एक प्रक्रिया है, ना कि कोई अवस्था। यानी स्ट्रिंग क्या कहता है कि समायोजन एक प्रक्रिया है, ना कि कोई अवस्था है। कॉलमैन ने कहा है कि समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने और वातावरण के साथ सुसंगत संबंध बनाने का प्रयास है। कॉलमैन क्या कहते हैं कि समायोजन क्या है? तनाव के साथ व्यवहार करने और वातावरण के साथ सुसंगत संबंध बनाने का प्रयास करना सभी समायोजन है। उसके बाद स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा समायोजन के बारे में कि समायोजन को क्या बताया? अधिगम की एक प्रक्रिया बताई। उसके बाद हम देखते हैं कि समायोजन की प्रकृति और विशेषताएं। यानी समायोजन की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी, यानी विशेषताएं कौन सी। देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। शारीरिक और मानसिक हम क्या कर रहे हैं? संतुलन स्थापित कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। याद रखना समायोजन की प्रकृति कैसी होती है? शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये भी याद रखना है कि समायोजन रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया भी, यानी समायोजन क्या है? एक उपलब्धि भी है और प्रक्रिया, यानी दोनों है। उपलब्धि और प्रक्रिया माना जाएगा सभी। समायोजन क्या है? उपलब्धि व प्रक्रिया दोनों है। समायोजन से व्यक्ति तथा वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि समायोजन से व्यक्ति और वातावरण दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी समायोजन व्यक्ति में भी परिवर्तन कर देता है और वातावरण दोनों में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे एडजस्टमेंट, यानी समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद एनवायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? एनवायरमेंट, हमारे आसपास का पर्यावरण जो है वो पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया? समायोजन करने से हमारे आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाता है। इसके बाद देखो कहते हैं कि समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी समायोजन का मुख्य घनिष्ठ संबंध किससे माना जाता है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य से। यानी कि अगर हम मन से अगर ठीक रहेंगे तो एडजस्टमेंट करने में आसानी होगी। समायोजन एक समस्या समाधान की प्रक्रिया, यानी समायोजन से क्या कर सकते हैं? हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समायोजन एक समस्या समाधान की प्रक्रिया। इसके बाद पूछा गया है समायोजन अनुरूपता, हार्मोनिक की अवस्था भी, यानी अनुरूपता क्या क्या? हार्मोनिक की अवस्था, यानी परिस्थिति व व्यक्ति के अनुसार व्यवहार करना। समायोजन क्या? अनुरूपता का मतलब क्या होता है? परिस्थिति व व्यक्ति के अनुसार व्यवहार करना। समायोजन में क्या होता है? हम व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो अनुरूपता की अवस्था कहलाती है। उसके बाद कहते हैं कि समायोजन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में होता है। जो व्यक्ति ने क्या कहा है कि समायोजन शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में कैसा होता है? दोनों रूपों में होता है। आप समायोजन है जो शारीरिक भी कर सकते हो और मानसिक भी कर सकते हो। और देखो ये जो कंटेंट है ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि समायोजन का अंतिम लक्ष्य स्वयं का प्रत्यक्षीकरण करना है। समायोजन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? स्वयं का प्रत्यक्षीकरण करना, यानी स्वयं को किसी रूप में अवलोकित करना होता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? किसी रूप में अवलोकित करना है, किसी रूप में अपने आप को दिखाना। समायोजन का अंतिम लक्ष्य क्या कहलाता है? स्वयं को प्रत्यक्षीकरण करना, यानी स्वयं को किसी रूप में अवलोकित करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं समायोजन बहुआयामी प्रक्रिया। क्या कहा है कि समायोजन क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। अब हम इसे बहुआयामी प्रक्रिया कैसे कहेंगे? स्कोप, क्षेत्र या आयाम वंशानुक्रम से रिलेटेड होता है। समझ में आया? बहुआयामी यानी कि इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे वंशक्रम से भी रिलेटेड। देखो कौन कौन से क्षेत्र है इसमें? शारीरिक समायोजन, मानसिक समायोजन, संवेदनात्मक समायोजन और सामाजिक समायोजन। ये चार तो ये हो गए। पांचवा है विद्यालय समायोजन, घरेलू पारिवारिक समायोजन और लैंगिक समायोजन। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में हमें क्या करना है? समायोजन स्थापित करना है। कैसे करेंगे? देखो शारीरिक समायोजन मतलब जैविक समायोजन भी कहलाता है। समझ में आ गया? शारीरिक समायोजन को क्या कह सकते हैं? जैविक समायोजन। फिर होता है मानसिक रूप से समायोजन करना, संवेदनात्मक इमोशनली रूप में, यानी नेगेटिव संवेग को पॉजिटिव संवेग में बदलना क्या कहलाता है? संवेदनात्मक। संवेग का मतलब इमोशंस होता है, तो उसमें नेगेटिव इमोशन होने चाहिए, पॉजिटिव इमोशन। हम क्या करते हैं? संवेदनात्मक समायोजन में नेगेटिव जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उनको हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव इमोशन में बदल रहे हैं। फिर आता है सामाजिक समायोजन, सामाजिक नियम व व्यवसायों के अकॉर्डिंग समायोजन करना। यानी समायोजन का मतलब क्या है? सामाजिक जो नियम है या व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? समाज में समायोजन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद विद्यालय समायोजन होता है। विद्यालय के नियम के अनुसार, वहाँ के व्यवस्था के अनुसार हमें व्यवहार करना पड़ता है। उसके बाद आता है घरेलू या पारिवारिक समायोजन। व्यक्ति अगर आप घर पे भी रहता है तो वो सारे सदस्यों के अनुसार क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। फिर है लैंगिक समायोजन। अब हम देखेंगे नॉट समायोजन प्रक्रिया दो रूप होते हैं। समायोजन प्रक्रिया के कितने रूप होते हैं? समायोजन प्रक्रिया के दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से? एक तो व्यक्तिक समायोजन होता है, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक समायोजन। याद रखना है कि समायोजन प्रक्रिया के दो रूप होते हैं। पहला है व्यक्तिक समायोजन, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक समायोजन। व्यक्तिक समायोजन में क्या होता है? अपने विचार और अपने मूल्यों तथा अपनी अभिव्यक्ति के साथ किया जाने वाला समायोजन। व्यक्तिक यानी स्वयं के बारे में, यानी अपने विचार, स्वयं के विचार, अपने स्वयं के मूल्य तथा अपनी अभिव्यक्ति यानी आदतों
यह दृष्टिकोण के साथ किया जाने वाला समायोजन क्या कहलाता है? व्यक्ति का मतलब समझ में आ गया, खुद के बारे में सोचकर विचार करके उसको समायोजित स्थापित करना। फिर अंतर्वैयक्तिक समायोजन क्या होता है? जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करके समायोजन स्थापित करते हैं। अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करके समायोजन स्थापित करना। व्यक्तिक यानी अपने विचार, अपने मूल्यों तथा अपने अभिवर्ती के साथ व्यवहार किया जाने वाला समायोजन। व्यक्ति समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, कि व्यक्ति को और अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? व्यक्ति यानी स्वयं के बारे में, अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों के साथ हम किस तरह का व्यवहार स्थापित कर रहे हैं, समायोजन स्थापित कर रहे हैं। और व्यक्ति यानी अपने विचार, अपने मूल्य तथा अपनी अभिवृत्ति के साथ समायोजन करना। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन के कितने प्रकार होते हैं। एडजस्टमेंट के कितने? 3 प्रकार होते हैं। समायोजन के कितने प्रकार होते हैं? समायोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला देखो रचनात्मक समायोजन, फिर दूसरा होता है मानसिक मनोरचना समायोजन, और तीसरा है स्थानापन्न समायोजन। देखो तीनों को देखना, याद रखना है कि टाइप ऑफ एडजस्टमेंट 3 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक, दूसरा है मानसिक मनोरचनात्मक, तीसरा है स्थानापन्न समायोजन। ठीक है। देखो रचनात्मक समायोजन क्या होता है? मूड ऑफ होने पर कोई भी रचनात्मक कार्य करना, यानी कभी हमारा मूड ऑफ होता है, यानी मन खराब होता है, तो हम क्या करते हैं? उस समय कोई रचनात्मक कार्य करने लग जाते हैं, तो उसको रचनात्मक समायोजन याद कहते हैं। याद रखना, किसी दिन आप सैड बैठे हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ और अलग काम करोगे, जैसे पेंटिंग बनना, डांस करना, सॉन्ग गाना। तो ये रचनात्मक कार्य करना रचनात्मक समायोजन कहलाता है। जैसे डायग्राम बनाना, रूम डेकोरेट करना या ड्राइंग करना, डांसिंग करना, ये भी रचनात्मक में ही आता है। फिर देख सकते हो मानसिक मनोरंजन समायोजन क्या होता है? मानसिक मनोरचना समायोजन क्या होता है? अपनी किसी कमी के स्थान पर किसी अच्छाई को बड़े रूप में पेश कर समायोजन करना। यानी किसी कोई कमी है, तो किसी कमी के स्थान पर हम क्या करें? किसी अच्छे, अपने अंदर, हमारे अंदर जो अच्छाई होती है उसको बड़े रूप में पेश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मानसिक मनोरंजन समायोजन। इसमें अच्छाई से कमी को दबा देते हैं। हम अपनी अच्छाई से क्या कर रहे हैं? जो हमारे अंदर कमी है उसको हम दबा रहे हैं, तो वो मानसिक मनोरंजन समायोजन कहलाता है। फिर तीसरा स्थापन समायोजन क्या होता है? अपनी कमी को दूसरों पर डाल देना। समझ में आ गया? यानी हमारे अंदर कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं? उस कमी को दूसरे पर डाल दिया। तो हमसे कोई गलती होती है तो हम उस गलती पे क्या करते थे? दूसरों का नाम ले लेते हैं। इसको बोलते हैं स्थापन समायोजन। इसमें फेल होने पर टीचर को दोष देना। समझ में आ गया? यानी कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि टीचर ने हमें सही से नहीं पढ़ाया, इसलिए वो फेल हो गया। तो स्थापन समायोजन क्या कर रहा है? अपनी कमी को दूसरों पर डाल रहा है। मानसिक मनोरंजन में क्या होता है कि हम अपनी कमी को छुपाकर अपनी अच्छाई को बड़े रूप में पेश करते हैं, इसमें अच्छाई को दबा दिया जाता है। और रचनात्मक समायोजन यानी मूड खराब होने पर हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे डायग्राम बनाना, रूम डेकोरेट करना, ये रचनात्मक समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसमायोजन। अब हम देखेंगे कुसमायोजन क्या होता है। गेट्स व अन्य ने इसकी डेफिनेशन, परिभाषा दी है कि कुसमायोजन व्यक्ति तथा वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यानी गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि कुसमायोजन क्या करता है? व्यक्ति तथा वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यानी व्यक्ति क्या कर रहा है? वातावरण के बीच असंतुलन स्थापित कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ मेल एडजस्टमेंट, यानी कि कुसमायोजन के कितने प्रकार हैं। अब हम देखेंगे कुसमायोजन के प्रकार। ठीक है, यानी कुसमायोजन कितने प्रकार का होता है? कुसमायोजन भी 3 प्रकार का होता है। पहला है साधारण साधारण कुसमायोजन, दूसरा है गंभीर कुसमायोजन, और तीसरा अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन। याद रखना है, मेल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन के भी कितने प्रकार होते हैं? 3। एक तो साधारण सा कुसमायोजन हो सकता है, दूसरा गंभीर हो सकता है, और तीसरा बहुत ही अधिक गंभीर हो सकता है। साधारण कुसमायोजन यानी साधारण सा तनाव होता है, तो साधारण घटना से उत्पन्न तनाव, मन नहीं लगता और डर लगता है, ये साधारण कुसमायोजन। यानी कभी कभी कोई घटना हो जाती है, साधारण सी घटना उत्पन्न होती है, तो हम तनाव में आ जाते हैं, या मन नहीं लगता कोई काम करने में, या डर लगता है, तो साधारण कुसमायोजन है। लेकिन गंभीर समायोजन क्या होता है? मेंटली कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, यानी हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट यानी हमारे दिमाग के अंदर संघर्ष चलता होता है, लंबे समय तक मानसिक द्वंद्व का समाधान नहीं कर पाना, यानी किसी बात में इतने उलझ जाते हैं कि हमें उसका समाधान नहीं मिल जाता है, तो गंभीर कुसमायोजन है। जैसे इसमें बोला है कि न्यूरोसिस मेंटली डिस्टर्ब कहते हैं, जैसे कि न्यूरोसिस हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेंटली रूप से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद होता है अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन क्या होता है? इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे साइकोसिस को होता है। ठीक है, गंभीर में क्या होगा? इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे इसको बोलते हैं साइकोसिस हो जाना, जैसे फैमिली मेंबर का चीट करना। यानी गंभीर कुसमायोजन कब होता है? जब कोई फैमिली मेंबर हमें चीट कर देता है, जिसको बोलते हैं इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको साइकोसिस कहते हैं। यहाँ तो क्या, अब हम देखते हैं कुसमायोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुसमायोजन के कारण है मानसिक अस्वच्छता व बाल अपराध के कारण। यानी कुसमायोजन क्यों हो रहा है? एक तो मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, ऊपर से हम बाल अपराध का कारण भी हो सकता है। ठीक है, फिर व्यक्तिक कारण क्या होते हैं? कुसमायोजन के कारण व्यक्तिक कारण है पहला, कि शारीरिक रोग या दोष हो गया तो हम कुसमायोजन की तरफ जा सकते हैं। वंशानुक्रम दोष, हमारी फैमिली में कोई दोष हो तो उसकी वजह से हम व्यक्तिक रूप से क्या हो रहे हैं? कुसमायोजित हो रहे हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है? कुंठा हो सकता है, तनाव या हिंसा, ये व्यक्तिक कारण है, यानी इस पे किसी का कोई और निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। यानी शारीरिक दोष या रोग है तो, या वंशानुक्रम दोष है तो, या मनोविज्ञान कारण कुंठा, तनाव या हिंसा के कारण व्यक्ति कुसमायोजन का कारण हो सकता है। फिर हम देखते हैं पारिवारिक कारण कौन कौन से बन सकते हैं।
पारिवारिक कारण में माता-पिता के झगड़े, पारिवारिक विखंडन, माता-पिता का या सौतेला होना, आवश्यकता की पूर्ति न होना, निर्धनता, ये पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति में कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। फिर विद्यालय संबंधी कारण कौन-कौन से होते हैं? विद्यालय का कठोर वातावरण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण विधियाँ, दोषपूर्ण मूल्यांकन किया जा रहा है, पाठ्य सहगामी सहगामी जो गतिविधियाँ होती हैं उनका अभाव होता है, तो इससे भी विद्यालय के कारण भी व्यक्ति में या बच्चों में कुसमायोजन उत्पन्न हो सकता है। याद रखना, विद्यालय से संबंधित क्या है? विद्यालय का कठोर वातावरण है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम ढंग का नहीं है, वहाँ पे जो पढ़ाने की विधि है वो ढंग की नहीं है, मूल्यांकन अगर सही से नहीं हो रहा है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अभाव है, तो भी विद्यालय संबंधी कारण हो सकते हैं कुसमायोजन के। फिर सामाजिक कारण हम देखते हैं कि सामाजिक कारण कौन-कौन से हो सकते हैं, यानी समाज के कारण व्यक्ति में कुसमायोजन कैसे उत्पन्न होता है। पड़ोसियों का दोषपूर्ण वातावरण, अगर पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो भी कुसमायोजित हो सकता है व्यक्ति। बुरी संगति, गलत सिनेमा या साहित्य, वर्ग संघर्ष और सांप्रदायिकता भी कुसमायोजन का कारण बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भौतिक कारण क्या होते हैं। देखो, भौतिक कारण जो पर्यावरण में उत्पन्न होते हैं, बाढ़, भूकंप, अत्यधिक सर्दी, गर्मी के कारण में व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कुसमायोजन मानसिक अवस्था के लक्षण क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुसमायोजित है या मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है, तो उसके कैसे लक्षण होंगे, यानी हम कैसे पहचानेंगे, कौन-कौन से ऐसे कारण होंगे जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कुसमायोजित या मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है। पहला भौतिक, दूसरा व्यवहारात्मक और तीसरा, इसके भी 3 प्रकार होते हैं व्यक्ति को पहचानने के। पहला भौतिक कारण, दूसरा व्यवहारात्मक और तीसरा संवेदनात्मक, इमोशनली रूप से भी हमें पता चल जाएगा। देखो, भौतिक कारण क्या है, या तो देखो वो हकला रहा है, तुतला रहा है, सिर खुजा रहा है, मुंह में पेन रख रहा है, नाखून कुतर रहा है, आंख फड़फड़ा रहा है, पैर हिला रहा है, बाल नोच रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो भौतिक रूप से क्या है, कुसमायोजित है। फिर व्यवहारात्मक, यानी व्यवहार कौन से व्यवहार करेगा तो हमें पता चलेगा कि वो कुसमायोजित है। आक्रामक व्यवहार करेगा, यानी गुस्से में पेश आएगा, एकांतवासी होगा, हमेशा अकेला रहेगा, दोस्त नहीं बनाता होगा, गाली गलौज करना और विद्यालय से भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब व्यवहारात्मक है। ये नहीं इसके व्यवहार से प्रदर्शित हो रहा है कि वो बच्चा कैसा है, कुसमायोजित है। संवेदनात्मक, इमोशनल रूप से चिंता, भयभीत, हीनता, क्रोध, ये सब इमोशनली, यानी अगर वो मन ही मन में चिंतित है, भयभीत है, हीनता है, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी कुसमायोजित। याद रखना, कुसमायोजन के कौन-कौन से भौतिक, व्यवहारात्मक, संवेदनात्मक। अब संवेदनात्मक में कौन-कौन सी चीज़ें आएगी? चिंता, भयभीत, हीनता, क्रोध, ये संवेदनात्मक कुसमायोजन के कारण। व्यवहारात्मक, आक्रामक व्यवहार, एकांतवासी, दोस्त नहीं बनाना, गाली गलौज करना, विद्यालय से भाग जाना, चोरी करना, बोलना, ये व्यवहारात्मक है। उसके बाद हम देखते हैं भौतिक, हकलाना, तुतलाना, सिर खुजाना, मुंह में पेन रखना, नाखून कुतरना, आंख फड़कना, पैर हिलाना, बाल नोचना भी भौतिक कारण में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुसमायोजित बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए। टीचर को बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये देखेंगे। देखो, कारणों का पता लगाकर समाधान या निदानात्मक उपचारात्मक उपाय करना चाहिए, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चा अगर कुसमायोजित है तो उसका कारण का पता लगाना चाहिए सबसे पहले, किसका कारण क्या है, उसके बाद निदानात्मक या उपचारात्मक व्यवहार करना, विधियाँ काम में लानी चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम, सहयोगी और सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। याद रखना चाहिए, टीचर है तो वो बच्चों के साथ, अगर वो कुसमायोजित है तो उसके साथ प्रेम से पेश आए, सहयोगी बन के उसकी मदद करे और सकारात्मक व्यवहार का निर्माण करे। उसके बाद निर्देशन व परामर्श देना, उसको गाइड करना और उसको एडवाइस देना, ये टीचर का कर्तव्य होगा। गुड एग्जाम्पल बच्चों को दिया जा सकता है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर भी कुसमायोजित दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोटिवेट करना, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि अगर बच्चा कुसमायोजित है तो किसी और बच्चे के साथ उसको क्या करना चाहिए, उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर मोटिवेट, उसे हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। दूसरा है व्यंग्यात्मक टिप्पणी, यानी ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे पर और कुसमायोजन का प्रभाव पड़े, यानी व्यंग्यात्मक टिप्पणी, उसे कोई भी नेगेटिव कमेंट या कुछ भी ताने नहीं देने चाहिए। बच्चे की आवश्यकताओं को समझना और जानना चाहिए, यानी बच्चों की जो है आवश्यकताएं क्या है उसको जानना है, समझना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेलकूद की क्रियाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसमायोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुसमायोजन का कारण है भग्नांशा या कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। समझ में आ गया, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, भग्नांशा या कुंठा। फ्रस्ट्रेट होता है ना व्यक्ति, बहुत ज़्यादा चिंतित तनाव में होता है, तो पहला है कुसमायोजन का कारण भग्नांशा या कुंठा। याद रखना है, इंग्लिश में नाम पूछा जा सकता है फ्रस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है भग्नांशा या कुंठा। गुड ने इसकी डेफिनेशन दी है कि किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने से व्यक्ति संवेदनात्मक तनाव क्या कहलाता है, कुंठा, यानी किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता है या कोई इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो वो संवेदनात्मक तनाव यानी कुंठा कहलाती है। जब वो इमोशनली उसके अंदर टेंशन या डिप्रेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, कुंठा कहलाएगी। याद रखना है, गुण ने क्या कहा है, भग्नांशा या कुंठा कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति को इच्छा या पूर्ति में बाधा आने लगती है, तो संवेदनात्मक जो तनाव होता है ना उसको कुंठा कहते हैं। कोल सैनिक ने क्या डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकताओं के अवरुद्ध हो जाने की प्रक्रिया भग्नांशा कहलाती है। कौल सैनिक क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकताएं होती है ना, वो अवरुद्ध होने लगती है, यानी पूरी नहीं हो रही है, तो अवरुद्ध, बाधा उत्पन्न हो रही की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भग्नांशा कहलाती है। अब इसने कहा है कि फ्रस्ट्रेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, यानी कि जो हमारा जो कुंठा या भग्नांशा है ना, उसके भी 2 टाइप है। याद रखना है, भग्नांशा के भी कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन-कौन से हैं? पहला है आंतरिक भग्नांशा और दूसरी बाहरी फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? इंटरनल फ्रस्ट्रेशन और एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन क्या कहलाती है, बाहरी भग्नांशा, ठीक है? आंतरिक
स्वयं को जिम्मेदार ठहराना, आंतरिक यानी स्वयं को किसी समस्या का कारण खुद को मानना, ठीक है? अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। लेकिन बाहरी प्रज्ञाशय का मतलब क्या होता है? बाहरी कारकों को जिम्मेदार मानना, इन घरवाले, शिक्षक को जिम्मेदार माना जाता है। अगर मान लो क्या हो रहा है, देखो एग्जाम हुआ, उसमें बच्चा अगर पास फेल हो गया तो ये बोल रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन इसमें बाहरी प्रज्ञाशय में क्या होगा? बच्चा क्या करेगा कि मैं पास नहीं हुआ क्योंकि इसका कारण क्या है? घरवाले और शिक्षक हैं। उसके बाद प्रज्ञाशय के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बाहरी और आंतरिक दोनों देख लेते हैं। देखो, बाहरी कारण और आंतरिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भग्नाशय के यानी फ्रस्ट्रेशन के बाहरी कारण कौन-कौन से? भौतिक वातावरण जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, सामाजिक वातावरण, समाज, परिवार और नियम, परंपरा, ये सब हो सकते हैं। लेकिन आंतरिक कारण शारीरिक रोग या दोष हो सकता है, विरोधी इच्छा या विरोधी उद्देश्य, यानी कि कैरियर बनाना व घूमना, मौज-मस्ती करना, ये विरोधी इच्छा, यानी व्यक्ति क्या चाहता है? कैरियर भी बनाना चाहता है, लेकिन वो घूमना फिरना, मौज करना भी चाहता है, लेकिन अब इसमें क्या हो रही है? आंतरिक भग्नाशय उत्पन्न हो रही है, विरोधी इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो इसको आंतरिक कारण मानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक, यानी बाहरी में आर्थिक कारण भी हो सकता है, धन संपत्ति नहीं होने के कारण या अन्य व्यक्ति भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन आंतरिक कारण में क्या होता है? असंगत आवश्यकताएं जो हमारे लक्ष्य से हमें भटकाती है, वो भी हो सकता है। मानसिक संघर्ष चलता रहता है, सबसे बड़ा आंतरिक कारण ये माना जाता है कि मानसिक संघर्ष जब चलता है तो इंसान क्या रहता है? फ्रस्ट्रेटेड रहता है। फिर दूसरा है नैतिक आदर्श, कोई गलत कार्य करने के बाद पछताना, ठीक है? इंटरनल जो गिल्ट होता है ना, उत्पन्न होते हैं ना, उसको बोलते हैं नैतिक आदर्श, यानी अब कोई गलत काम करने के बाद हम उस पर क्या कर रहे हैं? बार बार पछता रहे हैं, तो वो भी आंतरिक भग्नाशय का कारण बनता है। अब ये भग्नाशय की स्थिति में व्यवहार कैसा करता है व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है तो उसका उस समय व्यवहार कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये हम देखते हैं। पहला, एकांतवासी बन जाता है, ठीक है? क्या कर रहा है बच्चा? क्या कर रहा है? एकांतवासी बन रहा है, आक्रमणकारी बन जाता है, रोगग्रस्त होने की बातें करने लगता है, आत्मसमर्पण कर लेता है, हार मान लेता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है तो उसका व्यवहार कैसा बन जाएगा? एकांतवासी, वो अकेले रहना पसंद करेगा, आक्रमणी, हमेशा गुस्से में चिल्ला के बात करेगा, रोगग्रस्त होने ये कहेगा कि मैं बीमार हूँ, और ये आत्मसमर्पण कर देगा, वो हार मान लेगा, फिर वो मतलब किसी बात के लिए विरोध नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद भग्नेशा का मापन मापन की विधियां किसने बनाई थी? भग्नेशा का मापन कैसे किया जाता है? रोगन विंग ने, यानी रोगन विग ने किया। भग्नांशों का मापन सबसे पहले किसने किया? रोजन विग ने किया था। याद रखना है, भग्नांशों का मापन रोजन विग ने किया था, तस्वीर कुंठा परीक्षण बना के। क्या किया था उन्होंने? तस्वीर कुंठा परीक्षण बनवाया, जिसमें चॉइस क्या होते हैं? कार्टून होते हैं। अब ये कब बनाया था? 1944 से 1949 में इसमें संशोधन हुआ। याद रखना है कि 1944 में बनाया, लेकिन संशोधन कब किया इसने? 1949 में। याद रखना है, भग्नांशों का मापन के लिए परीक्षण किसने बनाया? रोजन विंग ने बनाया था। कौन सा नाम क्या था? तस्वीर कुंठा परीक्षण, जिसमें क्या होता है? जो व्यक्ति फर्स्टेड होता है उसका परीक्षण किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? चॉइस कार्टून्स होते हैं। इसका निर्माण 1944 से 1949 में बनाया था। फिर है कुंठा आक्रामक परिकल्पना का भी निर्माण किया था। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना का निर्माण कॉन्सेप्ट किसने दिया? डोनाल्ड मिलर का है। आक्रामकता का पता लगा जाता है जिसमें कुंठा के अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड मिलर ने कहा था, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है कुंठा प्रतिगमन अवधारणा। कुंठा प्रतिगमन अवधारणा, इसमें होता है रिग्रेशन। कॉन्सेप्ट किसने दिया? बाकर ने दिया और कुटलेवी ने दिया। याद रखना है, कुंठा प्रतिगमन अवधारणा जिस रिग्रेशन कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? बारकर कुटलेवी ने दिया था। इसमें क्या होता है? बच्चे की तरह व्यवहार करना, कुंठा का कारण पीछे की ओर लौटना, यानी कि अभी 18 साल का बच्चा है, 12th में फेल हो गया। अब फेल होने के बाद वो 18 साल का बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है? बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, पीछे की ओर लौट रहा है। फिर आता है तनाव। तनाव को क्या बोलते हैं? टेंशन, ठीक है? टेंशन किसने कहा है? गेट्स है। अन्य ने इसकी डेफिनेशन क्या दी? तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा को अंत करने के लिए प्रेरित करनी। याद रखना है, गेट्स अन्य ने टेंशन की क्या परिभाषा दी है? कि तनाव असंतुलन की स्थिति। तनाव क्या है? असंतुलन की स्थिति जो व्यक्ति को अपनी और उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव के 3 रूप में होते हैं। तनाव के कितने रूपों में होता है? 3। उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंध, ठीक है? इसके 3 रूप होते हैं। उद्दीपक में क्या होता है? किसी घटना या भाग, भूकंप, दुर्घटना आदि देखने पर तनाव, यानी उद्दीपक में क्या होगा? हम किसी घटना को देख लेंगे, जैसे भूकंप या कोई एक्सीडेंट है, उसको देखने के बाद जो हमारे अंदर तनाव चलता रहता है उसको उद्दीपक तनाव कहते हैं। अनुक्रिया तनाव क्या होता है? किसी के कुछ कहने पर तनाव, यानी किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कह दिया या हमें कुछ कह दिया तो हम उस पर क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वो अनुक्रिया तनाव कहलाएगा। संबंध तनाव, यानी स्वयं के वह वातावरण के बीच असंगत संबंध के कारण तनाव उत्पन्न, ये स्वयं के वह वातावरण के बीच, यानी हमारे बीच और वातावरण के बीच क्या होता है? असंगत व्यवहार होता है या संबंध के कारण, यानी हम जिस वातावरण में वो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो असंगत वातावरण हो गया, तो इसके कारण क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है। अब ये तनाव का संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? तनाव का संज्ञानात्मक लागत सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? ग्लास सिंगर ने दिया था। याद रखना, तनाव का संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक कौन है इसके? ग्लास सिंगर है। तनाव के कारण मानसिक क्रियाएं क्या हो जाती है? यानी हमारे दिमाग की क्रियाएं कमजोर होने लगती है। उसके बाद है दैहिक उत्तेजन का सिद्धांत, यानी तनाव पर दैहिक उत्तेजना का सिद्धांत किसने दिया? बीपी हाई एम लो ने दिया था। इसमें होता है कि थकान
होना। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा गया था। अर्जित सहायता का सिद्धांत किसने दिया? लाइफ में हार मान लेना। अर्जित निहासता का सिद्धांत किसने दिया? सेलिगमैन ने दिया था। कुत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, लगातार तनाव में रहकर अंत में हार मान लेना, ये अर्जित सहायता का सिद्धांत है जो सेलिगमैन ने दिया था और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है, व्यक्ति लगातार तनाव में रहकर अंत में क्या कर लेता है? हार मान लेता है। फिर है दुश्चिंता, एंजाइटी। देखो, एंजाइटी या दुश्चिंता भय व आशंका का भाव होना। दुश्चिंता और एंजाइटी में क्या होता है? भय या आशंका का भाव होता है। भय व आशंका की स्थिति में चेतन व अचेतन के मध्य संघर्ष उत्पन्न रहता है। एंजाइटी के भी दो प्रकार होते हैं। एंजाइटी के दो प्रकार कौन से? सामान्य एंजाइटी और दूसरा है आतंकित एंजाइटी। देखो, दबाव, अब हम पढ़ेंगे दबाव क्या होता है। दबाव का मतलब होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी दबाव। स्ट्रेस लैटिन भाषा के स्ट्रेंजर से बना, याद रखना है। दबाव या स्ट्रेस, स्ट्रेस किससे बना? लैटिन भाषा के स्ट्रेंजर से बना है, याद रखना है। दबाव को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रेंजर से बना है। इसका मीनिंग होता है कसना। स्ट्रिंगर का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंगर का मतलब होता है कसना। स्ट्रिंगर या स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कैसा? जो स्ट्रेस जो पॉजिटिव होता है, यूज स्ट्रेस कैसा होता है? पॉजिटिव। और डिस स्ट्रेस कैसा होता है? नेगेटिव। यानी जो स्ट्रेस यानी दबाव होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। कभी पॉजिटिव दबाव भी हो सकता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक दबाव। अब पॉजिटिव यानी सकारात्मक दबाव और नेगेटिव यानी नकारात्मक दबाव कैसे होता है? यूज स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस भी याद रखना है। अब जो पॉजिटिव हम बात कर रहे हैं, दबाव को पॉजिटिव वे में लेकर अपनी एग्जाम की तैयारी को और अच्छे से करना। यानी अगर हमारे पास एग्जाम आ रहा है तो हम क्या करें? पॉजिटिव वे में उसकी उस दबाव को ले रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। और नेगेटिव दबाव क्या होता है? इसमें जो एग्जाम की तैयारी अच्छे से करे अच्छे से करे थे, उसे भी छोड़ देना। यानी पहले हम एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास में आता है तो हम उसको नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं और वो एग्जाम की तैयारी बीच में छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव डिस्ट्रैक्ट्स कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं और अदर स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं? अदर यानी अन्य दबाव। भौतिक दबाव, मौसम से परेशान होना, सर्दी गर्मी तापमान। मनोवैज्ञानिक दबाव, रुचि इच्छाओं का दबाव हो सकता है। सामाजिक, समाज के नियम व परंपराओं का दबाव भी कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दबाव के लक्षण क्या होते हैं। मेमोरी यानी स्मृति में कमी होना, हमारी जो मेमोरी होती है वो काम थोड़ा कम हो जाती है, याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भूख ना लगना, नींद ना आना, आत्मसम्मान की कमी होती है उसमें। निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। समस्या समाधान हम नहीं कर पाते हैं। इसमें नोट देखो, दबाव का प्रभाव संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक हो सकता है। यानी दबाव का जो प्रभाव है संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, व्यवहारात्मक तीनों रूपों में पड़ता है। फिर हैसी सेल्वे की अवधारणा, हैसी सेल्वे ने क्या अवधारणा दी है? जीएस अवधारणा दी उन्होंने। सामान्य अनुकूलन संरक्षण का, यानी कि जीएस थी स्टेट चरण बताई उन्होंने, यानी हेली सेल्वे अवधारणा दी गई है दबाव पर सामान्य अनुकूलन संरक्षण की। इसके 3 चरण होते हैं: सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण और परिशांति चरण। सचेत में अलार्म रिएक्शन होता है, रेस्ट होता है और इनहेजमेंट एक्स सॉरी देखो, सचित प्रतिक्रिया चरण में क्या होता है? सिग्नल मिलना। स्ट्रेस जैसे भी दबाव आना होता है उसका पहले हमें क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर रेसिस्ट में क्या होता है कि उसे रोकने का हम प्रयास करते हैं और परिशांति चरण में क्या कर लेते हैं? हार मान लेते हैं। अब तनाव व स्ट्रेस एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। कैसे? लेजरस फोकमैन अवधारणा दी है। लेजरस या फोकमैन ने इसकी अवधारणा दी है। स्ट्रेस तनाव को दूर करने के तरीके बताए उन्हें। संवेग केंद्रित तरीके और समस्या केंद्रित तरीके कौन कौन से हैं? देखो, संवेग केंद्रित तनाव को दूर करने का और समस्या केंद्रित यानी तनाव को संवेगों के माध्यम से पॉजिटिव संवेग में परिवर्तन करके हम क्या कर रहे हैं? तनाव को दूर कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस डेवलपमेंट करना। ठीक है, संवेग केंद्रित क्या होता है? इसमें हम तनाव को संवेगों के माध्यम से यानी अपने इमोशंस के माध्यम से पॉजिटिव इमोशन में परिवर्तित कर रहे हैं और तनाव को कम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इमोशन डेवलपमेंट कहेंगे। फिर समस्या केंद्रित मतलब जो समस्या है उससे समस्या का समाधान कर तनाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि अब अगला है द्वंद्व संघर्ष। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं? द्वंद्व या संघर्ष। डगलस और हॉलैंड ने इसकी परिभाषा दी है कि विरोधी विचार, क्या बोल रहे हैं कि दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्य की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेदनात्मक दशा को द्वंद्व कहते हैं। याद रखना है, द्वंद्व और संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डगलस और हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है? कि दो विरोधी विचारधारा क्या है द्वंद्व में? दो विचार है, दोनों ही एक दूसरे के विरोधी है और विरोधी उद्देश्य की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेदनात्मक दशा को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। जिसे फ्राइड ने डेफिनेशन दी है, इड ईगो तथा सुपर ईगो से समन्वय के अभाव से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेदनात्मक स्थिति को फ्राइड ने क्या कहा? कॉन्फ्लिक्ट कहा है। उसके बाद क्रो क्या कहते हैं? क्रो कहते हैं कि द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है उस स्थिति को व्यक्त करता है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका पूर्ति एक साथ संभव नहीं है, यानी कि दो इच्छाएं एक साथ उत्पन्न हो जाती है जो एक साथ दोनों पूरी नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके भी 3 या 4 टाइप होते हैं। 3 लेविन ने दिए हैं और 4 किसने दिए हैं? हॉलैंड और सीएस ने दिए हैं। याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व के 3 प्रकार तो लेविन ने दिए हैं, 4 हॉलैंड और सीएस ने दिए हैं। जैसे पहला है उपागम उपागम उपागम। याद रखना है, उपागम उपागम यानी कि अप्रोच। ठीक है, पहला द्वंद्व है उपागम द्वंद्व या ग्राह ग्राह।
ठीक है, समझ में आ गया? उपागम उपागम भी बोलते हैं, अप्रोच अप्रोच भी बोलते हैं, ग्राही ग्राही भी बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। ये पहला प्रकार है द्वंद का। यानी दोनों इंपॉर्टेंट होने पर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, उपागम उपागम में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होने पर हमारे अंदर क्या हो रही है कि दो इच्छाएं दोनों अच्छी है, लेकिन दोनों एक साथ पूरी नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, द्वंद कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है हमारे मन में। तो इंपॉर्टेंट होने पर कॉन्फ्लिक्ट होने हैं। दो धनात्मक लक्ष्यों में से किसी एक का चयन लेकर होने वाला संघर्ष। समझ में आ गया? दोनों ही इच्छाएं अच्छी है। जैसे मुझे पापा के पास, इसमें एग्जांपल दिया कि मुझे पापा के साथ जाना है और मुझे स्टडी भी करनी है, यानी दोनों पॉजिटिव है कि पापा के साथ भी जाना है और मुझे स्टडी भी करनी है। अब दोनों अच्छी इच्छाएं, अब दोनों के पूरी नहीं हो सकती एक साथ, तो दोनों इंसान के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव द्वंद उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद है परिहार परिहार, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, जिसे नेगेटिव नेगेटिव भी बोलेंगे, परिहार परिहार द्वंद या अवॉइडेंस अवॉइडेंस या नेगेटिव नेगेटिव द्वंद। अब दोनों कार्य नहीं करने का मन है, यानी दोनों चीजें हैं, दोनों ही काम हमें नहीं करने। दो अवांछनीय इच्छाओं में से किसी एक को भी चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष, यानी मुझे खेलना खेलना भी नहीं और पढ़ना भी नहीं, यानी मुझे नहीं खेलना और नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या हो रहा है, परिहार परिहार द्वंद, यानी अवॉइडेंस अवॉइडेंस या नेगेटिव नेगेटिव द्वंद उत्पन्न हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उपागम परिहार। उपागम परिहार यानी एक पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अप्रोच और अवॉइडेंस दोनों हो रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक सकारात्मक व एक नकारात्मक लक्ष्य में चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष कहलाता है। यानी मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लगना और स्टडी भी नहीं करनी है, यानी मुझे सरकारी नौकरी तो चाहिए लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो ये क्या होता है, उपागम परिहार होता है। उसके बाद होता है बहु उपागम परिहार, यानी कि बहु उपागम परिहार ये किसने बताया, हॉलैंड और सीएस ने बताया। एक से अधिक सकारात्मक और एक से अधिक नकारात्मक विचारों को लेकर होने वाला। बहु उपागम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं और परिहार यानी बहुत नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिव भी विचार हैं। तो उन दोनों चीजों को लेकर क्या हो रहा है, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। ये किसने बताया, हॉलैंड और सीएस ने बताया। अब समायोजन रक्षा तंत्र क्या होता है, देखो समायोजन रक्षा तंत्र में क्या होता है, व्यक्तित्व रक्षा कवच बनाता है। समायोजन रक्षा तंत्र क्या बोलता है, व्यक्तित्व रक्षा कवच। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष विद्या चेतन मन में इसका प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष विद्या यानी चेतन मन से प्रयोग, और अप्रत्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट अचेतन मन में इसका प्रयोग होता है। समायोजन रक्षा तंत्र में व्यक्तित्व रक्षा कवच होती है, इसमें बहुत सारी विधियां होती है जिसमें हम अपने जो स्ट्रेस दबाव द्वंद जो भी है उनको क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि रक्षा समायोजन रक्षा तंत्र कौन कौन से, एक तो होती है जो प्रत्यक्ष विद्या होती है, प्रत्यक्ष विद्या मतलब चेतन मन में इसका प्रयोग होता है, और अप्रत्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट जो अचेतन मन से हमें इसका प्रयोग करते हैं। पहली है बाधा का विनाश, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर रहे हैं, बाधा का विनाश कर रहे हैं, अन्य उपाय की खोज कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, मान लो मुझे आईएएस की तैयारी करनी है लेकिन मैं कोचिंग नहीं कर पा रही, तो मैं अपने जैसे आईएएस का एग्जाम देना नहीं हुआ लेकिन आरएस में मेरा हो गया, तो हम अपने लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, मूल लक्ष्य को छोड़कर अन्य को अपना लेते हैं। उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, अचेतन मन यानी मानसिक मनोरचना विधियों का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अचेतन मन में होता है तथा ईगो अहम द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें बताया है, फ्राइड ने रक्षा युक्तियों को अहम सुरक्षात्मक युक्तियां भी कहा, ये भी याद रखना। अब देखो जो ये होता है ना प्रत्यक्ष विधिया, प्रत्यक्ष विधिया में इसमें क्या है कि एक तो हम अपने लक्ष्य को प्रतिस्थापन करेंगे, यानी एक को छोड़कर हम दूसरे को बना रहे हैं, फिर व्याख्या करके निर्णय लेना। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के युद्ध के कॉन्फ्लिक्ट को गीता के माध्यम से व्याख्या कर दूर किया था। फिर प्रतिहार व आज्ञाकारिता का प्रकार व्यवहार करके भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, द्वंद को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखो अप्रत्यक्ष विद्या कौन कौन सी है, प्राथमिक 7 है, गौण एक भी नहीं है। प्राथमिक युक्तियां यानी पहली है युक्तिकरण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा ध्यान से सुनना कि प्राथमिक युक्तियां यानी अप्रत्यक्ष विधियों में पहली है युक्तिकरण। कौन सी है, युक्तिकरण, जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन। ठीक है, युक्तिकरण का मतलब रियलाइजेशन, अन्य नाम इसके परिमेयकरण, तार्किकरण, औचित्य स्थापन। याद करना, युक्तिकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के अन्य नाम है परिमेयकरण, तार्किककरण, औचित्य स्थापन। याद करना है, रक्षात्मक युक्ति में पहला अप्रत्यक्ष विधि है ये, इसका नाम क्या है, युक्तिकरण। युक्तिकरण को क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण, तार्किकरण, औचित्य स्थापन भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अपनी असफलता के पीछे कोई भी तार्किक बहाना बनाने, तर्क करके बहाने बना रहे हैं। युक्तिकरण में क्या हो रहा है, रियलाइजेशन, यानी कि हम परिमयकरण कर रहे हैं, तार्किकरण कर रहे हैं, औचित्य स्थापन कर रहे हैं, उचित तरीके से हम इसको दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, यानी कि अंगूर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं। फिर नींबू मीठे हैं, मैं बनना ही नहीं चाहता था, यानी कि इसने क्या कहा कि एग्जाम में अगर मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा था 5 साल से और उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर वो जब क्या कहता है, नहीं होता है, तो कि मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मैं बीमार हो गया था। यानी कि एग्जाम में, किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो बच्चा क्या बनाता है, तर्क करके कि मैं बीमार हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये युक्तिकरण औचित्यपूर्ण दोषपूर्ण कहलाता है, यानी युक्तिकरण कर रहा है, कैसे उचित मानकर दोषारोपण कर रहा है। फिर दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि में दमन। क्या है, दमन। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन दमन में इस युक्ति में व्यक्ति उन दुखद घटनाओं का अचेतन मन में डाल देता है जो उसे पीड़ा देती है। यानी व्यक्ति क्या कर रहा है,
इसमें व्यक्ति की अगर कोई दुखद घटना है जिसे उन्हें बहुत दुख हुआ किन बातों को लेकर, तो वो अपने अचेतन मन में डाल देता है। तो उसे क्या और उसे पीड़ा देती है, यानी बिना जानकारी के जीवन में घटित घटनाओं को भूल जाना, बिना सोचे समझे घटनाओं को भुला लेना क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। उसके बाद अन्य है दमन, शमन, पूरक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। समन और दमन क्या है? एक दूसरे के पूरक में। शमन का मतलब होता है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या घटना को सचेतन रूप से भुला देते हैं तो शमन कहलाता है। यानी कभी किसी व्यक्ति को हम पूरे सोच समझ कर उसको भुला रहे हैं कि हमें इन चीज़ को भूल जाना है, तो वो क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। जानबूझकर किसी घटना को भुलाना। फिर है प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशंस। क्या होता है? प्रतिगमन प्रत्यावर्तन को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। यानी इस युक्ति में व्यक्ति छोटे बालक के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है। याद रखना है, प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशंस मतलब क्या कर रहा है व्यक्ति? छोटे बालक के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित कर रहा है। जैसे 12 साल का बच्चा 10 महीने के बच्चे के समान घुटनों पर के बल चलता है और पीछे की ओर लौटता है, तो ये प्रतिगमन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है? कन्वर्जेशन। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेशन। कन्वर्सेशंस में क्या होता है? इस युक्ति में व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षण में बदल देता है। यानी रूपांतरण में क्या होता है कि व्यक्ति तनाव को क्या कर रहा है? शारीरिक लक्षण में बदल देता है। जैसे एक कायर सैनिक युद्ध के भय से बीमारी का बहाना बनाता है। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं उदात्तीकरण, शोधन, मार्गांतीकरण। सब्लिमेशंस क्या होता है? उदात्तीकरण, शोधन या मार्गांतीकरण क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है सर्वाधिक रचनात्मक युक्ति। यानी सर्वाधिक रचनात्मक युक्ति है जब व्यक्ति कलात्मक रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, तो उदात्तीकरण, शोधन और मार्गांतीकरण कहलाता है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। यानी सर्वाधिक रचनात्मक युक्ति जब व्यक्ति कलात्मक व रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, तो उदात्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह सबसे रचनात्मक युक्ति है। इसमें व्यक्ति अपनी गलत या असंगत इच्छाओं को समाज मान्य रूप में बदल लेता है, समाज के अकॉर्डिंग कर लेता है। यानी प्रेम में असफल व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में बहादुरी दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये, ठीक है। उसके बाद है प्रतिक्रिया निर्माण, रिजेक्शन फॉर्मेशन। यानी प्रतिक्रिया रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? प्रतिक्रिया निर्माण। मन में अंतर्निहित इच्छा को बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। यानी मन में जो अंतर्निहित इच्छा है उसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। जैसे मुंह में राम बगल में छोरी। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। यानी मन में कुछ और बाहर कुछ और दिखाना। मुंह में राम बगल में छोरी। भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, मन बनावे मुंह दिखावे, ये क्या कहती है? प्रतिक्रिया निर्माण। अब है गौण युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है क्षतिपूर्ति, ठीक है। पहली कौन सी है? क्षतिपूर्ति। किसी अपनी किसी अयोग्यता की पूर्ति किसी दूसरे के क्षेत्र में योग्यता को बढ़ाकर करना। यानी अपनी किसी अयोग्यता को हम क्या कर रहे हैं? उसको छुपाकर उसकी पूर्ति के लिए हम किसी दूसरे क्षेत्र में योग्यता को बढ़ाकर कर रहे हैं। इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। जिस क्षेत्र में कमजोर है उसी में मेहनत करना, और जिस क्षेत्र में कमजोर है उसकी पूर्ति अन्य क्षेत्र के माध्यम से कर लेना, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। यानी क्या कर रहा है? एक बालक जो विकलांग है, वो गैर अकादमिक क्षेत्र में कमजोर है, यानी खेल नहीं सकता, तो अकादमिक क्षेत्र में यानी पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके समायोजन स्थापित करता है। फिर नेक्स्ट है आत्मीकरण, तादात्मीकरण युक्तियाँ। यानी आत्मीकरण या तादात्मक युक्ति आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है कि आदर्श व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना आत्मीकरण कहलाता है। यानी आइडल पर्सन की तरह व्यवहार करना आत्मीकरण, तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। यानी आदर्श व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना। यानी कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, तो हम उसके गुणों को और अवगुणों को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर ढाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आइडल पर्सन की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वो आत्मीकरण तादात्मीकरण कर रहा है। यानी एक असफल व्यापारी सफल व्यापारी की तरह व्यवहार करने शुरू कर देता है। अब है अंतःक्षेपण क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शंस क्या होता है? अंतःक्षेपण क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शंस कहते हैं यानी आइडल पर्सन घोषित कर देना स्वयं को। यानी अंतःक्षेपण में क्या कर रहा है कि व्यक्ति अपनी सारी कमियों को एक तरफ रखकर फिर भी वो क्या बता रहा है? खुद को आइडल पर्सन बता रहा है, गुणवान बता रहा है। इस युक्ति में व्यक्ति स्वयं को आदर्श व्यक्तित्व की का भाग घोषित कर देता है। फिर है विलोपन, विनिर्वर्तित व्यवहार या पलायन भी कहते हैं इसको, विड्रॉ, ठीक है। विलोपन, विनिर्मित व्यवहार या पलायन जिसको बोलते हैं विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होता है? असफलता के डर से एग्जाम ही नहीं देना। विलोपन, निवर्तित व्यवहार या पलायन कर जाना, यानी असफलता के डर से एग्जाम ही नहीं देना। भावी असफलता को देखकर उस कार्य से अपने आप को अलग कर देना क्या कहलाता है? विलोपन, विनिर्मित व्यवहार या पलायन कहलाता है। फिर आता है नकारात्मक व्यवहार। इस युक्ति में व्यक्ति अपने नियम विरोधी व्यवहार करके समायोजन स्थापित करना। याद रखना, नकारात्मक व्यवहार में क्या कर रहा है व्यक्ति? नियम विरोधी व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है, जैसे प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी चलाना या फूल तोड़ना। फिर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? इस युक्ति में व्यक्ति मूल उद्दीपक की जगह दूसरे उद्दीपक पर गुस्सा उतारता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट याद रखना है। इसमें व्यक्ति मूल उद्दीपक की जगह, मान लो आज क्या हुआ, मम्मी ने घर पे डांटा, तो मम्मी ने डांटा तो हम क्या कर रहे हैं? मम्मी को तो वापस जवाब नहीं दे सकते, तो हम इस पर क्या करेंगे? अपने छोटे भाई बहनों पर उसका गुस्सा उतारेंगे, तो वो होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। इस युक्ति में व्यक्ति अपने उद्दीपक यानी मूल उद्दीपक की जगह दूसरे उद्दीपक पर गुस्सा उतारे। पिता की तो पिटाई होने के बाद छोटे भाई बहनों को पीटना, ये विस्थापन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है दिवा सपना।
कल्पना तरंग, डे ड्रीमिंग भी कहलाता है। हवाई किले बनाना, समझना, स्थापित करना, यानी कोई चीज़ हो रही है जो हमारे बस की नहीं है, हम तो उसको क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसकी बस इसके बारे में सोचकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो हवाई किले बनाकर समझना, स्थापित करना भी होता है। फिर नेक्स्ट है सहानुभूति। सहानुभूति ठीक है कि इस युक्ति में व्यक्ति दुखद स्थितियों के प्रति सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है और अपनी प्रॉब्लम को अपनी मम्मी को बताता है। ठीक है, फिर है प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। बड़ा लक्ष्य प्राप्त न करने पर उसे छोटे लक्ष्य में परिवर्तित कर लेना, यानी मूल लक्ष्य के स्थान पर छोटे लक्ष्य को अपना लेना। डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं, मेल मेल नर्स भी बन जाना। फिर है प्रक्षेपण, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। प्रक्षेपण, स्वयं को असफल होने पर दूसरे ऊपर क्या कर रहे हैं, हम दोषारोपण कर रहे हैं। प्रक्षेपण याद रखना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन, यानी स्वयं के असफल होने पर हम दूसरों को इसका दोष दे रहे हैं, अपनी कमी या दोष को दूसरे पर डाल देना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, असफल होने पर शिक्षकों की आलोचना करना, असफल होने पर असहयोगी कारक को दोषी देना। ठीक है, ये हो गया आज हमारा पूरा टॉपिक। थर्ड ग्रेड का है, साइकोलॉजी का टॉपिक, समायोजन, संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये नोट से और इससे बाहर कभी क्वेश्चन जाता ही नहीं, इसे युक्तियों से संबंधित या सिर्फ विशेषताएं पूछा जाता है। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।